काली एसयूवी शहर की चमचमाती सड़कों से होते हुए एक सुनसान और वीआईपी इलाके की तरफ बढ़ रही थी। तारा पीछे की सीट पर हाथ बांधे बैठी थी। उसके बगल में शौर्य का एक खूंखार बॉडीगार्ड बैठा था, जिसकी नजरें लगातार तारा पर गड़ी थी। गाड़ी के अंदर पिन ड्रॉप साइलेंट था, लेकिन तारा के दिमाग में जैसे ज्वालामुखी फट रहा था। उसे खिड़की से बाहर देखते हुए सिर्फ एक ही बात समझ आ रही थी, उस खड़ूस माफिया ने उसकी कमजोर नस दबा दी थी। रिया की जान का डर दिखाकर उसने तारा को मजबूर कर दिया था, लेकिन तारा कोई बेचारी या फिर अबला नारी नहीं थी जो कोने में बैठकर आंसू बहाए। खुद को बहुत बड़ा डॉन समझता है ना ये। तारा ने मन ही मन दांत पीसते हुए सोचा, इसे लगता है कि मुझे अपने घर में कैद करके ये मेरी आवाज़ दबा देगा। मिस्टर शौर्य, तुमने मुझे अपने घर में पनाह नहीं दी है। तुमने एक जीते जागते बड़े बंदर को अपने घर में लाकर खड़ा कर दिया है। तुम्हें शोर से नफरत है ना? तुम्हें अपनी ज़िंदगी में सब कुछ परफेक्ट और अपने कंट्रोल में चाहिए। अब मैं तुम्हें ऐसा अफसोस कराऊंगी कि तुम अपना सिर पीट कर मुझे यहाँ से बाहर निकालोगे। अब ये मेरी कैद नहीं, तुम्हारा सिर दर्द है। तारा के चेहरे पर डर की जगह अब एक खतरनाक और जिद्दी मुस्कान आ गई थी। एक इन्वेस्टिगेशन रिपोर्टर के लिए सबसे बड़ा मौका क्या हो सकता था कि वो सीधे शहर के सबसे बड़े माफिया के घर में घुस जाए। अब वो सिर्फ अपनी जान नहीं बचाएगी, बल्कि इस खामोश शैतान का पूरा काला चिट्टा बाहर निकालेगी। गाड़ी से एक बड़े से डरावनी लोहे के गेट के सामने रुकी। गेट खुला और गाड़ी एक विशाल हवेली के अंदर दाखिल हुई। तारा ने बाहर देखा, ये कोई घर नहीं था, ये एक विला था। हर तरफ काले सूट पहने बॉडीगार्ड्स खड़े हुए थे। चारों तरफ कैमरे लगे थे और वहाँ का माहौल इतना शांत था कि हवा के चलने की आवाज़ भी गूंज रही थी। तारा को गाड़ी से बाहर निकाला गया। बॉडीगार्ड उसे देखकर अंदर मेन हॉल में आया। घर के अंदर का नज़ारा किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं था। हर चीज़ अपनी जगह पर एकदम परफेक्ट रखी थी। सफ़ेद और काले रंग का इटालियन मार्बल, महंगी पेंटिंग्स और एक ऐसा सन्नाटा जो कान फाड़ दे। वहाँ कहीं भी जिंदगी या इंसानी भावनाओं का कोई नामो निशान नहीं था। तभी सीढ़ियों से शौर्य नीचे उतरा। उसने अपना कोट उतार दिया था और अब वो सिर्फ एक काले रंग की शर्ट में था, जिसकी आस्तीन उसने कोहनी तक मोड़ रखी थी। वह उसे इग्नोर करता हुआ डाइनिंग हॉल की तरफ बढ़ गया। डाइनिंग हॉल इतना बड़ा था कि वहाँ आराम से क्रिकेट खेला जा सकता था। बीच में महोगनी की लकड़ी से बनी 20 लोगों के बैठने लायक एक विशाल टेबल रखी थी। एक छड़े पर शौर्य बैठा था, वहीं काले रंग की शर्ट, हाथ में बैबलेट और सामने रखी ब्लैक कॉफी। उसके चेहरे पर दुनिया भर का खौफ, गंभीरता थी। टेबल के एकदम दूसरे सिरे पर कबीर ने तारा को लाकर बिठाया। तारा के सामने इटालियन कुजिन की एक बेहद महंगी स्टाइलिश प्लेट रखी हुई थी, जिसमें उबली हुई सब्जियां और कुछ अजीब सा मीट था। तारा ने प्लेट को देखा, फिर अपनी साड़ी का पल्लू कमर में खोस दिया और फिर सीधा शौर्य की तरफ घूरा। वहाँ इतनी शांति थी कि कांटे चम्मच की आवाज़ भी हथौड़ी जैसी लग रही थी। तारा ने अपनी प्लेट को उंगली से थोड़ा आगे खिसकाया और अपनी तेज चुभती हुई आवाज़ में पहला बोला, एक्सक्यूज मी मिस्टर डार्क एंड डिप्रेशन। एक बात बताओ, ये 20 लोगों की टेबल लगाकर एक कोने में अकेले बैठकर कॉफ़ी पीने में कौन सा माफिया वाला फील आता है? मतलब घर में अकेले रहते हो, फिर भी ये इतनी बड़ी टेबल क्यों? क्या तुम्हारे वो जो अंडरवर्ल्ड वाले भूतिया दोस्त हैं वो भी अदृश्य होकर तुम्हारे साथ खाना खाते हैं? और ये, तारा ने कांटे से एक उबली हुई ब्रोकली उठाई। ये क्या घास फूस परोस रखी है? हाँ, इसे खाना कहते हैं? इसे देखकर तो मेरी बिल्डिंग की चाय भी डिप्रेशन में चली जाए। नमक मिर्च नाम की कोई चीज़ है तुम्हारी इस काली दुनिया में? एग्जिट करती है या सारा पैसा सिर्फ काले सूट और बिना लाइसेंस की बंदूकों पर ही उड़ा देते हो? कमरे में खड़े सारे बॉडीगार्ड्स की आंखें फटी की फटी रह गईं। किसी की हिम्मत नहीं थी कि वो सांस भी जोर से ले सके। शौर्य ने अपना टैबलेट बंद किया। उसने बहुत ही आराम से अपनी ब्लैक कॉफ़ी का एक घूंट लिया। उसने कोई गुस्सा नहीं दिखाया, बस अपनी सर्द और खाली नजरें तारा पर टिका दी। शौर्य एकदम धीमी लेकिन चुभने वाली आवाज़ में बोला, मुझे लगता है रिपोर्टर्स के पास ऑब्जर्वेशन स्किल्स होती हैं, लेकिन तुम्हारे दिमाग तुम्हारी इस चलती हुई जुबान से काफ़ी पीछे छूट गई है। ये 20 लोगों की टेबल इसलिए नहीं है कि मुझे भीड़ पसंद है, ये इसलिए है ताकि तुम्हारे जैसे बिन बुलाए फालतू बकवास करने वाले लोग मुझसे कम से कम 20 फीट दूर। और रही बात इस घास घूस की, तुम्हारे पूरे साल की सैलरी और तुम्हारी वो सस्ती सी पांडा वाली डायरी से भी बढ़कर है।
इस प्लेट में रखे व्हाइट ट्रेवल का एक टुकड़ा टुकड़ा नहीं आएगा, तो चुपचाप से खाओ और मुझे अपना काम करने दो। सौर्य की बेइज्जती करने की कला एकदम टू द पॉइंट और क्लासिकल थी। कोई भी आम लड़की वहां पर रो पड़ती, लेकिन तारा वो तो भड़काने के लिए ही बैठी थी। तारा ताली बजाते हुए व्यंग्यात्मक हंसी हंसते बोली, ओह क्या बात है, मतलब इस खामोशी से शैतान को ताने मारने भी आते हैं। मुझे तो लगता था तुम्हें सिर्फ मैं हरा दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं छत से फेंक दूंगा वाले घिसे पिटे डायलॉग्स ही आते हैं। मेरी शैली पे मत जाओ बॉस, कम से कम वो लीगल है। और ये जो तुमने पूरे घर में सस्ते वेम्पायर वाला थीम रखा है ना, काले पर्दे, काले सोफे, खुद भी 24 घंटे काले कपड़े, भाई किसी अच्छे साइकियाट्रिस्ट को दिखाओ। क्या रात को सोते वक्त भी टाई लगाकर सोते हो क्या, कि सपने में अचानक से किसी को धमकी देनी पड़ जाए? तुम माफिया कम और किसी सीरियल में ओवर एक्टिंग करने वाले विलन ज़्यादा लग रहे हो, जिसे हर वक्त कूल देखने की बीमारी है। शौहर के जबड़े कस गए। उसने अपनी जिंदगी में ऐसे ऐसे खूंखार लोगों का सामना किया था जो उसके नाम से भी कांपते थे, लेकिन ये 6 फुट की दूर पर बैठी लड़की उसके पूरे माफिया ऑरा की धज्जियां उड़ा रही थी। शौर्य अपनी कुर्सी से उठा। उसके उठते ही कबीर और बाकी गार्ड तुरंत अलर्ट हो गए। शौर्य बहुत ही शांत लेकिन डरावने कदमों से चलता हुआ तारा के पास आया और टेबल पर दोनों हाथ टिका दिए। उसकी तरफ थोड़ा सा झुका हुआ शौर्य फुसफुसाते हुए एकदम चेहरे के साथ बोला, तारा तुम मेरी कैद में हो। ये कोई बिग बॉस का घर नहीं है जहाँ तुम्हारी इस फालतू की चिल्लम चिल्ली से तुम्हें कोई टीआरपी मिलेगी या मैं एक इविक्ट हो जाऊंगा। तुम सोच रहे हो ना कि मुझे इरिटेट करके मेरे तंबू में आग लगाकर तुम मुझे पागल कर दोगी और मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। तो एक बात अपने इस छोटे से रिपोर्टर वाले दिमाग में ना फिट कर लो। मैंने उन लोगों को भी बहुत शांति से झेला है जो आज इस दुनिया में सांस भी नहीं ले रहे। तुम तुम तो फिर भी सिर्फ एक सिरदर्द हो, और मेरे पास सिरदर्द की बहुत अच्छी और परमानेंट दवाइयाँ हैं। शौर्य ने सोचा कि उसकी डरावनी धमकी तारा को चुप करा देगी। उसने वापस मुड़ने की कोशिश की, लेकिन तभी तारा ने अपनी कुर्सी से पीछे खिसकाई और शौर्य की आंखों में सीधा देखते हुए एक बेहद शैतानी स्माइल दी। सिरदर्द? अरे मिस्टर शौर्य, अभी तो मैंने शुरू भी नहीं किया है। तुमने एक रिपोर्टर को किडनैप किया है, वो भी बिना उसकी मर्जी के। तुमने मुझे पनाह नहीं दी है। तुमने एक बवंडर को अपने इस परफेक्ट बोरिंग और खामोश घर में लॉक कर दिया है। जब तक मैं यहाँ हूँ ना, तो मैं तुम्हारी इस डार्क एंड हैंडसम वाली परफेक्ट लाइफ का वो कवाड़ा करूँगी कि तुम अपने हाथों मुझे ऑटो में बैठाकर मेरे फ्लैट पर छोड़ने आओगे, और रास्ते का किराया भी तुम ही दोगे। तारा ने अपनी प्लेट से एक ब्रोकली उठाई और उसे हवा में लहराते हुए कहा, और हाँ, कल से मेरे लिए नाश्ते में आलू के पराठे, तीखी चटनी बननी चाहिए। और ये तुम्हारा अमीर और उबला हुआ खाना खाकर मैं मरने वाली नहीं हूँ, समझे? अब जाओ अपने उन इंटरनेशनल डील्स पर दिमाग लगाओ, क्योंकि यहाँ तो तुम बुरी तरह से हारने वाले हो। सॉरी, बस उसे घूरता रह गया। उसकी अंगुलियां टेबल पर कस गईं। वो सच में इस लड़की को गोली नहीं मार सकता था, लेकिन इसके शब्दों की स्पीड उसे पागल कर रही थी। उसने बिना कुछ कहे कबीर की तरफ एक ऐसी नज़र डाली जिसका सीधा मतलब था, इस आफत को मेरी नज़र से दूर रखो, इससे पहले कि मैं सच में अपना कंट्रोल खो दूं। और फिर वो तेजी से वहां से निकल गया, जबकि पीछे तारा डाइनिंग टेबल पर मजे से अपनी उबली हुई सब्जियां खाते हुए अपनी जीभ का जश्न मना रही थी। रात के 1 बजे शौर्य का दिया हुआ वो गेस्ट रूम किसी 5 स्टार होटल के प्रेसिडेंशियल स्वीट की से कम नहीं था, लेकिन तारा के लिए ये किसी भूत या महल का कमरा था। हर चीज स्लेटी और काले रंग की थी। चादर में एक भी सिलवट नहीं थी। तकिया ऐसे रखे थे जैसे उन्हें नाप तोल कर सेट किया गया हो। तारा ने कमरे का दरवाजा अंदर से लॉक किया और आईने के सामने खड़ी हो गई। वो बहुत थकी हुई थी, लेकिन उसका खुरापाती दिमाग अभी भी चल रहा था। खुद को जेम्स बॉन्ड समझता है ना, सस्ता वेम्पायर। तारा ने आईने में मुंह बनाते हुए अपनी नाक से कोड़कर अजीब अजीब सी शक्लें बनाई, मानो वो शौर्य की नकल उतार रही हो। मैं तुम्हें छत से फेंक दूंगा, मेरा नाम शौर्य है। जैसे मैं तो डर के मारे कांपने लगूंगी ना। तारा ने कमरे की उस एकदम परफेक्ट बिछी हुई चादर को देखा और उसके अंदर का विद्रोही जाग उठा। उसने जानबूझकर चादर को खींचा, तकिए को इधर उधर फेंका और बिस्तर के एकदम बीचों बीच तिरछी होकर लेट गई। अब लग रहा है ना, ये इंसानों का कमरा
इस घर की वो मैं इस घर की तो वो बात तो शांति करूँगी ना कि ये लोग खुद मुझे विदा करेंगे। यही सब बड़बड़ाते और अजीब-अजीब से मुँह बनाते हुए कब उसकी आँख लग गई, उसे खुद भी पता नहीं चला। सुबह के 9 बजे। अगली सुबह तारा पूरी तरह से तैयार होकर सीढ़ियों से नीचे उतरी। उसने अपनी फ़ेवरेट जीन्स और एक फॉर्मल शर्ट और स्नीकर्स पहने हुए थे। कंधे पर वही बड़ा सा झोला टंगा हुआ था। वो ऐसी लग रही थी जैसे किसी कॉलेज ट्रिप पर जा रही हो, ना कि माफिया की कैद में हो। हॉल में शौर्य हमेशा की तरह अपने परफेक्ट अवतार में था। एक शानदार डार्क नेवी ब्लू सूट, हाथ में सोने की महंगी घड़ी और सामने मेज पर रखे लैपटॉप पर उसकी नजरें गड़ी थी। तारा सीधे उसके सामने आ जाकर खड़ी हो गई। गुड मॉर्निंग मिस्टर डार्कनेस। चलो, मेरी ऑफिस की कैब आने वाली है। गेट वालों को बोल दो कि उसे अंदर आने दे, मुझे लेट हो रहा है। शौर्य ने अपनी आंखें स्क्रीन से नहीं हटाई। उसने बिना किसी एक्सप्रेशन बदले बहुत ही ठंडी आवाज में कहा, कोई कैब नहीं आ रही है और तुम इस हवेली से बाहर अकेले नहीं जाओगे। कबीर और उसके दो आदमी तुम्हारे साथ तुम्हारी ऑफिस जाएंगे। वो तुम्हारे साथ तुम्हारी बिल्डिंग में ही रहेंगे जब तक तुम्हारी शिफ्ट खत्म नहीं हो जाती। तारा के कदम वहीं जम गए। उसने पलट कर कबीर और उसके साथ खड़े दो बॉडीगार्ड्स को देखा। तीनों की हाइट 6 फुट से ऊपर थी। चौड़े कंधे, काले सूट और काले चश्मे और चेहरे पर ऐसा भाव जैसे वो अभी किसी को कच्चा चबा जाएंगे। तारा को समझ आ गया कि अगर वो सीधे भड़केगी तो ये खड़ूस इंसान और अड़ जाएगा। उसने गहरी सांस ली और चेहरे पर एक बहुत ही बनावटी और मीठी सी मुस्कान चिपकाई और शौर्य की तरफ थोड़ी सी आगे की तरफ झुककर खड़ी हो गई। तारा मक्खन लगाते हुए मुस्कुराहट के साथ बोली, देखो मिस्टर, आई मीन सॉरी जी, मेरी बात समझो। मैं एक रिपोर्टर हूँ। मेरे ऑफिस में पहले ही सान्या नाम की एक छिपकली है जो मुझसे बहुत ज़्यादा जलती है और मेरा मैनेजर मुझे ऑफिस से निकालने के बहाने ढूंढता है। अगर मैं इन तीन चलते फिरते पहाड़ों के साथ ऑफिस गई तो सबको लगेगा कि मैंने कोई अंडरवर्ल्ड ज्वाइन कर लिया है या मैं फिरौती मांगने आई हूँ। प्लीज़ ना, मैं प्रॉमिस करती हूँ, मैं सीधे ऑफिस जाऊँगी और सीधे वापस आऊँगी। कोई भी चालाकी नहीं करूँगी, सच्ची मुच्ची। तारा ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें झपकाते हुए बहुत ही मासूम सा चेहरा बनाया। कोई भी आम लड़का इस मासूमियत पर पिघल जाता, लेकिन सामने शौर्य था, शहर का सबसे खूंखार माफिया, जिसके दिल की जगह शायद बर्फ की सिल्ली रखी थी। उसने लैपटॉप बंद किया और बहुत ही सर्द और भेदने वाली नज़र से तारा की उस नकली मासूमियत को देखा। तुम्हारी ओवर एक्टिंग तुम्हारे बकवास डायलॉग से भी ज़्यादा खराब है तारा। तुम्हारे प्रॉमिस और मेरी गन की सेफ्टी कैच दोनों का कोई भरोसा नहीं है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी ऑफिस में छिपकलियां हैं या फिर सांप हैं। तुम मेरे आदमियों के साथ ही जाओगी या फिर तुम यहीं इस घर में रहोगे हमेशा के लिए। तारा का वो मीठा और मासूम वाला ड्रामा एक सेकंड में हवा हो गया। उसका पारा सातवें आसमान पर पहुंच गया। उसने अपने झोले को और जोर से सोफे पर पटका और अपनी बुलेट ट्रेन वाली स्पीड पकड़ ली। क्या कहा तुमने? हमेशा के लिए यहाँ रहूंगी तुम्हारी इस जेल में? और मैं इस गोरिल्लाओं के साथ बिल्कुल भी नहीं बैठने वाली। शक्ल देखी है तुमने इनकी? हाँ, इन्हें देखकर मेरे ऑफिस का वो बेचारा बूढ़ा वॉचमैन भी वैसे ही हार्ट अटैक से निपट जाएगा। ये काले चश्मे लगाकर ऐसे खड़े हैं जैसे मैन इन ब्लैक के सस्ते इंडियन वर्जन हो। मैं ऑफिस काम करने जाती हूँ, किसी बैंक में डाका डालने नहीं। कबीर और बाकी गार्ड्स ने बेइज्जती के घूंट पीते हुए अपनी नजरें नीचे कर लीं। उन्हें आज तक किसी ने भी गोरिल्ला या सस्ता वर्जन नहीं कहा था, लेकिन बॉस के सामने वो कुछ भी बोल नहीं सकते थे। शौर्य अपनी जगह से उठते हुए एकदम खतरनाक और ठंडे लहजे में बोला, ये कोई बहस नहीं है मिस रिपोर्टर, ये मेरा आदेश है। अगर ये तीनों तुम्हारे साथ नहीं गए तो कल सुबह तुम्हारी वो प्यारी दोस्त रिया टीवी पर खबर नहीं देखेंगी, बल्कि खुद एक खबर बन जाएंगे। अब फैसला तुम्हारा है, इन आदमियों के साथ अपने ऑफिस जाना है या अपनी दोस्ती की तेरहवीं में जाना है। तारा गुस्से से कांपने लगी। ये आदमी बात बात पर इतनी भारी और खौफनाक धमकियां इतनी आसानी से कैसे दे देता था?
उसकी नसें तन गई थी। वो शौर्य को कच्चा चबा जाना चाहती थी, लेकिन वो मजबूर थी। तारा ने कबीर और उन गार्ड्स की तरफ घूर कर देखा। तारा दांत पीसते हुए बोली, ठीक है, चलूंगी मैं तुम्हारे बाइंसरों के साथ। लेकिन एक बात कान खोलकर सुन लो मिस्टर माफिया, अगर इन्होंने मेरे ऑफिस में कोई रायता फैलाया तो मैं इन्हें तुम्हारी इस महंगे वाले फर्श पर पटक पटक कर मारूंगी। और हाँ, तारा दरवाजे की तरफ बढ़ी लेकिन अचानक से पलट गई। तुम्हारे गेस्ट रूम का एसी बहुत खराब है। रात भर मुझे ऐसा लगा जैसे मैं किसी मुर्दा घर के फ्रीजर में सो रही हूँ। अगर शाम तक तुमने वहाँ एक ढंग का हीटर नहीं लगवाया तो मैं आकर सीधा तुम्हारे कमरे में सो जाऊंगी और फिर तुम बैठकर मेरी बकवास सुना पूरी रात। ये कहकर तारा ने इतनी जोर से हवेली का भारी दरवाजा खोलकर बंद किया कि उसकी गूंज पूरे हॉल में फैल गई। कबीर और उसके आदमी डरते डरते तारा के पीछे भागे और पीछे खड़ा शौर अपनी जगह पर भुत रह गया था। उसने अपनी जिंदगी में ऐसे ऐसे दुश्मन देखे थे जो एक इशारों पर घुटने पे आ जाते थे, लेकिन ये लड़की, ये एक अलग ही प्रजाति थी। शौर्य ने अपने माथे की नसें मली। उसे पहली बार महसूस हो रहा था कि एक रिपोर्टर को किडनैप करना उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी और शोर शराबे वाली गलती है। सिटी न्यूज़ नेटवर्क का ऑफिस कॉम्प्लेक्स। तारा ने कैब से उतरते ही अपनी पहली चाल बल चली। वह जानती थी कि ये तीनों बॉडीगार्ड्स, कबीर और उसके दो आदमी साए की तरह उसके पीछे लगे हैं। ऑफिस की बिल्डिंग बहुत बड़ी थी और इसमें तीन अलग अलग गेट थे। तारा ने अचानक से अपनी स्पीड बढ़ाई और ग्राउंड फ्लोर के लेडीज वॉशरूम में घुस गई। उसे लगा कि अब ये तीनों आदमी लेडीज वॉशरूम में तो घुसेंगे नहीं ना। उसने सोचा कि वो वॉशरूम की दूसरी तरफ वाली खिड़की से निकलकर फायर एग्जिट वाले रास्ते से सीधा अपने फ्लोर पर पहुंच जाएगी और इन बेवकूफ़ों को नीचे ही चकमा दे देगी। लेकिन जैसे ही वो फायर एग्जिट का दरवाज़ा खोलकर सीढ़ियों की तरफ मुड़ी, सामने कबीर हाथ बांधे खड़ा हुआ था। उसके चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं था, बस वो काला चश्मा और एक खतरनाक सन्नाटा था। उसके दोनों आदमी दरवाजे के दोनों तरफ ऐसे खड़ी थी जैसे फेविकॉल मुझसे चिपके हों। तारा ने एक गहरी सांस दी, अपना माथा पीटा और हार मान ली। तारा झुंझुलाते बोली, भाई, तुम लोगों के जूते में कोई जीपीएस लगा है या फिर मेरे दिमाग में? मतलब सीरियसली, तुम लोग इंसान हो या कोई रोबोट? ठीक है भाई, जीत गए तुम लोग। चलो मेरे पीछे पीछे, लेकिन मेरी डेस्क से कम 10 फुट दूर खड़े रहना। अगर किसी ने पूछा तो बोलूँगी कि मैंने ऑनलाइन बाउंसर रेंट पर लिए हैं। आई बात समझ? कबीर ने बिना कुछ बोले बस हाँ में सिर हिला दिया और तारा के पीछे पीछे चलने लगा। तारा समझ गई कि इन खामोश शैतान के आदमियों को चकमा देना उसके बस की बात नहीं है। न्यूज ऑफिस का मेन फ्लोर। जैसे ही तारा ने ऑफिस के फ्लोर पर कदम रखा, पूरे फ्लोर पर एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस छा गया। टाइपराइटर और कीबोर्ड की आवाज़ें रुक गई, सबके मुंह खुले के खुले रह गए। तारा, जो हमेशा की तरह जीन्स और शर्ट में आती थी, आज अपने साथ काले सूट वाले तीन ऐसे खतरनाक पहाड़ लेकर आई थी जिन्हें देखकर ही अच्छे अच्छों के पसीने छूट जाए। तारा अपनी डेस्क की तरफ बढ़ी। कबीर और उसके आदमी एकदम प्रोफेशनल तरीके से उसकी डेस्क के कुछ ही दूरी पर हाथ बांधकर खड़े हुए थे। तभी शान्या, जो हमेशा तारा को नीचा दिखाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ती थी, अपनी सीट से उठी। उसने देखा कि ये आदमी थोड़े से अजीब लग रहे हैं, लेकिन शान्या की जलन उसके डर से ज़्यादा बड़ी थी। वह अपनी कमर मटाते हुए एक बहुत ही चुभने वाली नकली स्माइल लेकर तारा के डेस्क पर आई। शान्या जोर से, ताकि पूरा ऑफिस सुन सके, ओह माय गॉड तारा, ये क्या है? मतलब माना कि कल रात तुमने बतलर सर पर वाइन गिरा दी थी, तो क्या नौकरी बचाने के लिए अब गुंडों का सहारा ले रही हो? या फिर तुम्हारे किसी नए अंडरवर्ल्ड वाले बॉयफ्रेंड ने तुम्हें ये सिक्योरिटी गार्ड्स गिफ्ट किए हैं? कितनी चीफ लग रही हो तुम इन लोगों के साथ। तारा, जो पहले से ही शौर्य और इन गार्ड्स को लेकर फ्रस्ट्रेटेड हो रखी थी, उसका दिमाग सान्या की इस बात पर पूरी तरीके से सटक गया। उसने अपना लैपटॉप साइड किया और अपनी कुर्सी पर पीछे की तरफ टेक लगाई और शान्या को ऊपर से नीचे तक तरफ देखा। तारा एकदम रिलैक्स लेकिन कातिलाना लहजे में बोली, शान्या डार्लिंग, ये कोई सिक्योरिटी गार्ड्स नहीं है। मैंने आज सुबह ही पेस्ट कंट्रोल वालों को बुलाया था।
सोचा था कि ऑफिस में तेरी जैसी वो विषैली छिपकलियाँ और आस्तीन के सांप घूम रहे हैं ना, जो दूसरों के काम का क्रेडिट खाकर जिंदा रहते हैं, उन्हें अपने से दूर रख सकूं। सान्या का मुंह खुला का खुला रह गया। पूरे ऑफिस में कुछ लोगों की दबी हुई हंसी गूंज गई। सान्या का चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था। वहीं तारा बिना रुके आगे बोल रही थी। और रही बात इनकी, तो शान्या, जरा एक बार इनकी शक्ल ध्यान से देख। तारा ने इतना बोलते ही कबीर और दोनों आदमियों के साथ अपना खौफनाक चेहरा शान्या की तरफ घुमाया। कबीर ने बहुत ही धीरे से अपना काला चश्मा थोड़ा सा नीचे किया और अपनी उन ठंडी जानलेवा आंखों से सान्या को ऐसे घूरा जैसे वो कोई कीड़ा हो, जिसे वो अभी ही मसल कर रख देगा। उनकी वो लुक इतनी डरावनी थी कि सान्या के गले में थूक अटक गया। तारा, देख रही ना इनका रिएक्शन। इन्हें वो लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं है जो ऑफिस में काम करने की जगह बस चुगलियां करती हैं और बॉस के आगे पीछे पूछ हिलाती फिरती हैं। तो इससे पहले कि तेरे इस महंगे और भारी मेकअप के साथ साथ तेरी ये बकवास ईगो भी हवा हो जाए, चुपचाप से अपनी डेस्क पर जा, वरना ये तुझे कच्चा चबा जाएंगे और डकार भी नहीं लेंगे। आई बात समझ मैडम? सान्या की आंखों में अब खौफ साफ दिख रहा था। वो अंदर ही अंदर इतनी बेइज्जत महसूस कर रही थी कि उसका मन कर रहा था वो तारा का खून पी जाए। लेकिन उन तीन गार्ड्स को देखकर उसकी हिम्मत ही नहीं हुई कि वो एक शब्द भी वो अपने पैर पटकते हुए और गुस्से से कांपते हुए अपनी डेस्क पर वापस चली गई। तारा ने एक विजय स्माइल दी और अपना लैपटॉप खोल लिया। कबीर ने वापस अपना चश्मा पहन लिया। उसी दिन दोपहर में चीफ एडिटर मिस्टर वर्मा ने तारा को अपने कैबिन में बुलाया था। कल रात वाली घटना के बाद बत्रा तो आज ऑफिस ही नहीं आया था। वर्मा सर जानते थे कि तारा इस ऑफिस की सबसे बेहतरीन रिपोर्टर है। वर्मा सर एक फाइल टेबल पर रखते हुए बोले, तारा, कल रात जो भी हुआ उसे भूल जाओ। बत्रा को मैंने सस्पेंड कर दिया है, लेकिन मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। ये खबर अगर छप गई तो हमारा चैनल रातों रात नंबर वन बन जाएगा। तारा की आंखों में चमक आ गई। एक रिपोर्टर के लिए अच्छी खबर किसी खजाने से कम नहीं होती। बताइए सर, कौन सा टारगेट है? वर्मा सर ने आगे कहा, शहर का सबसे बड़ा और करप्ट बिजनेसमैन ऋषभ कपूर। बाहर से ये आदमी चैरिटी करता है, बड़े बड़े अस्पताल बनवाता है, लेकिन हमारे सोर्सेस के मुताबिक ये शहर की आधी गैर कानूनी जमीनों पर कब्जा कर रहा है और इसका पैसा सीधा पॉलिटिक्स में जा रहा है। बरसों रात को इसके प्राइवेट फार्म हाउस पर एक बहुत बड़ी और इलीट पार्टी होने वाली है। वहाँ शहर के सारे करप्ट नेता और बिल्डर आएंगे। तारा ने फाइल के पन्ने पलटे। उसमें ऋषभ कपूर की कुछ तस्वीरें थीं। वो बहुत ही चालाक और घमंडी शक्ल वाला युवा बिजनेसमैन था। वर्मा सर ने आगे कहा, मुझे उस पार्टी के अंदर की खबर चाहिए तारा। ऋषभ के कपूर की किसी प्राइवेट डायरी या फिर उसके लैपटॉप से कोई ऐसा सबूत जो इसके काले कारनामों को दुनिया के सामने ला सके। तुम्हें इस आदमी के पीछे एक साए की तरह लगना होगा। इसकी हर एक डिटेल निकालनी है, लेकिन ये काम बहुत रिस्की है। वहाँ सिक्योरिटी बहुत टाइट होगी, लेकिन तुम्हें कैसे भी अंदर जाकर उसकी रिपोर्ट देनी है। तारा ने तुरंत फाइल बंद की और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहा, आप टेंशन मत लीजिए सर। ऋषभ कपूर का सारा काला चिट्टा परसों रात तक आपकी टेबल पर होगा। ये मेरा प्रोजेक्ट है। तारा बहुत खुश होकर कैबिन से बाहर निकली, लेकिन जैसे ही उसने बाहर कबीर और उसके आदमियों को देखा, उसके दिमाग की बत्ती गुल हो गई। तारा मन ही मन सोचते हुए, ओ शिट, कपूर ऋषभ कपूर की पार्टी में तो मुझे एक अंडरग्राउंड कवर एजेंट की तरह जाना होगा। छुपकर जासूसी करनी है और मेरे पीछे ये तीन 6-6 फुट के काले सांड घूम रहे हैं। अगर मैं इन्हें लेकर उस पार्टी में गई तो जासूसी से दूर ऋषभ कपूर का कुत्ता भी मुझे देखकर भौंकने लगेगा। तारा ने अपना सिर पकड़ लिया। मिशन बहुत बड़ा था और ऋषभ कपूर बहुत खतरनाक। लेकिन इस मिशन को पूरा करने के लिए उसे सबसे पहले अपने ही घर के खामोश शैतान यानी कि शौर्य को मनाना पड़ेगा कि वो एक रात के लिए अपने इन गोरिल्ला को हटा ले। और तारा जानती थी कि शौर्य को मनाना दीवार में सिर फोड़ने के बराबर था। लेकिन अब वो तो जिद्दी थी। कुछ भी हो जाए, ये खबर तो तारा को निकालनी ही थी। वो जल्दी से छुट्टी लेकर ऑफिस से घर आ चुकी थी।
तारा ने ठान लिया था कि ऋषभ कपूर की पार्टी में वो जाकर ही रहेगी, चाहे इसके लिए उसे इस खामोश शैतान के आगे गिड़गिड़ाना ही क्यों ना पड़े। कहावत है ना, मुसीबत में तो गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। तारा ने गहरी सांस ली, चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल चिपकाई और बिना नोक किए शौर्य के स्टडी रूम में घुस गई। शौर्य अपनी लेदर की कुर्सी पर बैठा कुछ पेपर्स देख रहा था। उसने बिना सिर उठाए कहा, तुम्हें दरवाजा खटखटाने की तमीज सीखने में शायद एक जन्म और लगेगा। अरे छोड़ो ना वो सब। तारा सीधे उसकी टेबल के सामने आकर खड़ी हो गई। शौर्य, आई मीन सॉरी जी। देखो, मैं एक बहुत अच्छी डील लेकर आई हूँ। विन विन सिचुएशन। शौर्य ने अपना पेन रखा और अपनी शायद खाली आंखों से उसे देखा। मैं डील अपने लेवल लेवल के लोगों से करता हूँ, कैदियों से नहीं। तारा ने अपना गुस्सा थूका और स्माइल बनाए रखी। सुनो तो सही, कल रात ऋषभ कपूर की पार्टी है, मुझे वहाँ अकेले जाना है, बिना तुम्हारे इन काले गोरिल्लाओं के। बस 3 घंटे के लिए। इसके बदले मैं वादा करती हूँ, बल्कि कसम खाती हूँ कि मैं तुम्हारी और तुम्हारे इस काले साम्राज्य की कोई भी बात कभी दुनिया के सामने नहीं लाऊंगी। तुम्हारी राज हमेशा तुम्हारे रहेंगे, पक्का प्रॉमिस। शौर्य ने भी उसे ऐसे देखा जैसे किसी बेवकूफ बच्चे को देखता है। उसके चेहरे पर एक बहुत ही चुभने वाला घमंडी एटीट्यूड आ गया। तुम्हें लगता है कि मुझे तुम्हारे प्रॉमिस की जरूरत है? शौर्य की आवाज एकदम ठंडी और सपाट थी। मेरे राज राज इसलिए हैं क्योंकि जो उन्हें जानता है वो बोलने लायक नहीं बचता। और तुम मेरी कैदी हो। तुम चाह कर भी कुछ भी नहीं कर सकती। इसलिए ये अपनी फालतू की डील अपने झोले में रखो और मेरे कमरे से बाहर जाओ। तुम्हें कहीं जाने की कोई इजाज़त नहीं है। तारा का पारा हाई हो गया था। उसकी सारी मिठास हवा में घुल गई। तुम एक नंबर के सड़े हुए खड़ूस और ईगोइस्टिक इंसान हो मिस्टर सौर्य। मैं तुम्हें अपनी सबसे बड़ी खबर की गारंटी दे रही हूँ, और तुम? तारा बड़बड़ाती हुई शौर्य के मेज के एकदम करीब आ गई थी। तारा को किसी भी कीमत पर जाना था। उसने सोचा, सीधे तरीके से नहीं मान रहा तो थोड़ा सा ड्रामा ट्राई करते हैं। तारा ने मेज के दोनों तरफ अपने हाथ रखे और थोड़ा सा आगे की तरफ झुकी। शौर्य कुर्सी पर बैठा था, इसलिए तारा का चेहरा अब उसके चेहरे के बिल्कुल सामने था। कमरे में सिर्फ एसी की हल्की सी आवाज़ आ रही थी। प्लीज़। तारा ने अपनी आवाज़ को एकदम धीमा और सॉफ्ट कर लिया। इतना धीमा कि शौर्य को उसकी बात सुनने के लिए भी थोड़ा और ध्यान लगाना पड़ने की ज़रूरत थी। मेरी पूरी ज़िंदगी की मेहनत है उस खबर में। तुम जो बोलोगे मैं करूँगी, बस एक रात के लिए मुझे जाने दो। तारा बोलते बोलते इतनी करीब आ गई थी कि शौर्य को उसके परफ्यूम की हल्की सी महक आ रही थी। दोनों की निगाहें एक दूसरे में उलझ गईं। शौर्य की वो शर्द डरावनी आंखें और तारा की वो बड़ी बड़ी जिद्दी आंखें। एक पल के लिए दोनों के बीच का समय जैसे रुक सा गया। तारा की सांसें तेज हो गई थी। उसने खुद एहसास नहीं था कि वो शौर्य के कितने करीब आ गई है। शौर्य की एक नज़र ने के लिए सितारा के चेहरे पर ठहरी। कमरे का तापमान अचानक से जैसे बढ़ सा गया था। तारा को लगा कि शायद बर्फ पिघल गई है। शायद इस माफिया के अंदर भी कोई इंसान है जो उसकी बात मान जाएगा। लेकिन शौर्य आखिर शौर्य था। शौर्य ने बिना अपनी नजरें हटाए बहुत ही आराम से अपनी कुर्सी पीछे की। वो सन्नाटा और वो अजीब सा खिंचाव एक झटके से टूट गया। शौर्य के चेहरे पर वही पुरानी और ठंडी खतरनाक मुस्कान वापस लौट आई। तुम्हारी ये सस्ती करीब आने वाला ट्रिक्स मुझ पर काम नहीं करेंगी मिस्टर पोटर। शौर्य ने अपनी आवाज में एक चुभता हुआ तंज कसते हुए कहा। मैंने कहा ना, तुम कहीं नहीं जा रही हो। और अगर दोबारा मेरी मेज पर इतना झुकने की कोशिश की तो मैं सच में तुम्हें इसी कमरे में लॉक कर दूंगा। अब बाहर जाओ। तारा का चेहरा गुस्सा, शर्म और बेइज्जती से लाल हो गया। वो आदमी सच में पत्थर था। उसने इतनी बेइज्जती से उसे रिजेक्ट किया था। बाहर में जाओ, तुम और तुम्हारी ये जेल। तारा ने पास रखा एक पेपर वेट जोर से मेज पर पटका और पैर पटकते हुए वहां से निकल गई। पीछे शौर्य बस उस दरवाजे को घूरता रहा, लेकिन उसकी उंगलियां अभी भी कुर्सी के हत्थे को कसकर
पकड़े हुए थी। तारा पिछले 2 घंटे से अपने कमरे में तकिए पर मुंह देकर भड़ास निकाल रही थी। उसे ऋषभ कपूर का पूरा कच्चा चिट्ठा निकालना था, लेकिन इस सस्ते वैम्पायर ने सब कुछ गुड़गोबर कर दिया था। उसने अगले दिन भी काफी कोशिश की, लेकिन शौर्य ने बिल्कुल भी उस पर ध्यान ही नहीं दिया, जिससे उसे काफी गुस्सा आ रहा था। और वह अब हिस्से में थी, तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। हवेली की एक मेड अंदर आई। उसके हाथों में एक बहुत बड़ा महंगा सा बॉक्स था। मैडम, ये आपके लिए। मेड ने बॉक्स को बेड पर रखते हुए कहा। तारा ने अजीब सी नज़रों से बॉक्स को देखा और उसे खाल खोला। बॉक्स के अंदर एक बेहद खूबसूरत डार्क ग्रीन कलर की डिजाइनिंग इवनिंग गाउन रखी थी। वो इतनी शानदार थी कि तारा की आंखें एक पल के लिए खुली की खुली रह गई। ये क्या है? और किसने भेजा है? तारा ने कंफ्यूज होकर पूछा। मेड ने बहुत ही सलीके से कहा, बॉस ने भिजवाया है मैडम। उन्होंने कहा है कि आज आप कल रात के लिए इसे तैयार रखें। बॉस कल ऋषभ कपूर की पार्टी में जा रहे हैं ना, तो आपको उनके साथ जाना है। बॉस हर साल उस पार्टी के वीआईपी गेस्ट होते हैं और वो कभी भी उस पार्टी को मिस नहीं करते। तारा के हाथ से वो बॉक्स छूटते छूटते बचा। क्या क्या कहा तुमने? तारा का दिमाग सुन्न हो गया। तुम्हारे वो खड़ूस बॉस, मेरा मतलब है शौर्य, वो खुद उस पार्टी में जा रहा है? हर साल जाता है? जी मैडम, मैड ने मासूमियत से कहा और वहां से चली गई। तारा का भूत बनकर उस ड्रेस को घूरती रही। फिर धीरे धीरे उसके दिमाग में पूरी बात सेट हुई। वो कमीना इंसान, वो साइको माफिया, उसे सब पता था। उसे पहले से ही पता था कि ऋषभ कपूर की पार्टी है और वो खुद उस पार्टी में जा रहा है। और वो ये भी जानता था कि तारा को वहां जाना था, लेकिन फिर भी वो दोपहर में अपने स्टडी रूम में बैठकर तारा को गिड़गिड़ाते हुए देख रहा था। वो बस मजे ले रहा था। तारा को ऐसे बेइज्जती महसूस हुआ। उसे मना मना किया था। उसे अपनी ईगो सेटिस्फाई करने के लिए प्लीज बोलने पर मजबूर किया। और फिर जबकि उसे शुरू से ही तारा को अपने साथ ले जाना था, सारा का खून खौलने लगा था। उसका उसके अंदर का वह बवंडर अब सुनामी बन चुका था। इस सस्ते वेम्पायर की तो मैं। तारा ने दांत पीसते हुए वो ग्रीन गाउन उठाई। अच्छा, मेरे मजे ले रहा था ना, तो मुझे उल्लू बना रहा था। अब तू देख मिस्टर शौर, कल रात की पार्टी में मैं तेरा वो हाल करूंगी। और ऋषभ कपूर की तो ऐसी बात लगाऊंगी कि तुम दोनों जिंदगी भर याद रखोगे कि तुमने किस रिपोर्टर से पंगा लिया है। अब खेल सिर्फ जासूसी का नहीं था। अब तारा की ईगो हर्ट हुई थी, और जब एक बकबक करने वाली जिद्दी लड़की की ईगो पर चोट लगती है, तो वो माफिया से भी ज्यादा खतरनाक हो जाती है। तारा ने उस गहरे हरे रंग का गाउन को वापस डिब्बे में फेंक दिया। वह शौर्य की दी हुई किसी भी चीज को चुपचाप कैसे मान सकती थी? उसने अपनी अलमारी से अपनी सबसे बेहतरीन डार्क ब्लड रेड रंग की एक स्लिक गाउन निकाली। ये गाउन उसके फिगर पर एकदम परफेक्ट बैठ रही थी, और उसका लाल रंग तारा के उस तीखे बेखौफ और विद्रोही एटीट्यूड को पूरी तरीके से निखार रहा था। उसने अपने बालों को हल्का सा कर्ल करके छुड़ा छोड़ दिया और होठों पर डार्क रेड लिपस्टिक लगाई। तब जब तारा हवेली की सीढ़ियों से नीचे उतरी, तो वहां खड़े बॉडीगार्ड पे एक पल के लिए नजरें झुकाना भूल गए थे। वह किसी चलते फिरते खतरे की तरह लग रही थी, बेहद खूबसूरत और जानलेवा। बाहर शौर्य अपनी उस करोड़ों की कस्टमाइज ब्लैक एसयूवी में पीछे की सीट पर बैठा था। उसका ध्यान अपने फ़ोन पर था। वह हमेशा की तरह एक महंगे थ्री पीस ब्लैक सूट में था, जिसमें वह किसी डार्क प्रिंस से कम नहीं लग रहा था। कबीर ने आगे बढ़कर गाड़ी का दरवाज़ा खोला। तारा ने अपनी गाउन को हल्का सा उठाया और गाड़ी के अंदर कदम रखा। दरवाजे के खुलते की आवाज़ से सौर्य ने अपने फ़ोन से नजरें हटाई और तारा की तरफ देखा। और उसी एक सेकंड में माफिया के उस खौफनाक परफेक्ट साम्राज्य का समय जैसे रुक सा गया था। शौर्य, जिसकी नजरें हमेशा खाली और सर्द रहती थी, वो आज तारा को देखकर पूरी तरह से जम गई। वो लाल रंग की गाउन, तारा का वो बेखौफ अंदाज और उसकी वो कातिलाना शक्ल। शौर्य की आंखें सांसें सच में एक पल के लिए उसके गले में अटक सी गई थी। उसने आज तक तारा को सिर्फ जीन्स शर्ट या फिर साड़ी में बड़बड़ाते हुए देखा था, लेकिन आज जो उसके सामने बैठी थी, वो कोई आम रिपोर्टर नहीं, बल्कि साक्षात कयामत लग रही थी। गाड़ी के अंदर का माहौल एकदम भारी हो गया। शौर्य की नजरें तारा के चेहरे से होते हुए उसकी खुली कॉलर बोन और लाल गाउन पर इस तरह
ठहर सी गई थी कि वो पलक झपकाना ही भूल गया था। तारा ने अपनी सीट पर आराम से बैठते हुए अपनी गाउन को सेट किया। उसने महसूस किया कि गाड़ी में एकदम सा अजीब सा सन्नाटा है। सौर उसे लगातार घूरे जा रहा है। तारा के अंदर की वो खुराफाती लड़की तुरंत जाग उठी। तारा में एक शरारती और तीखी स्माइल के साथ कहा, क्या हुआ मिस्टर माफिया? मैंने तुम्हारी वो बोरिंग हरी घास जैसी ड्रेस नहीं पहनी इसलिए तुम्हारा सिस्टम हैंग हो गया क्या? या फिर मुझे इस लाल रंग में देखकर तुम्हारे अंदर का सस्ता सा वैम्पायर जाग गया है और खून पीने का मन कर रहा है? तारा को लगा था कि शौर्य हमेशा की तरह कोई खड़ूस सा जवाब देगा या फिर मुंह फेर लेगा। लेकिन आज शौर्य का मिजाज कुछ अलग ही था। शौर्य ने अपनी नजरें उससे नहीं हटाई, उसके बजाय उसने अपना फोन सीट पर रखा और बहुत ही धीमी लेकिन जानलेवा गति से तारा की तरफ थोड़ा सा खिसका आया। गाड़ी के काले शीशे चढ़े हुए थे और अंदर का माहौल एकदम प्राइवेट था। शौर्य अब तारा के इतने करीब आ गया था कि तारा को उसकी वो महंगी सिगार और परफ्यूम की शर्त महक अपने दिमाग पर हावी होते हुए महसूस हो रही थी। शौर्य अपनी भारी और फुसफुसाती आवाज में सीधे उसकी आंखों में देखते हुए, लाल रंग तुम पर सच में बहुत खतरनाक लग रहा है तारा। इतना खतरनाक कि इसे देखने के बाद किसी भी इंसान का खुद पर से कंट्रोल हट जाए। तारा की वो चुलबुली स्माइल एक सेकंड के लिए गायब हो गई। शौर्य ने आज पहली बार उसे इतने करीब से और ऐसी नजरों से देखा था जिसमें खौफ नहीं था बल्कि एक अजीब सी आग थी। तारा ने घबरा कर पीछे हटने की कोशिश की लेकिन उसके पीछे कार का दरवाजा था। तारा हड़बड़ाते हुए बोली, तुम तुम इतने करीब क्यों आ रहे हो? हाँ देखो, अपनी ये माफिया वाली डराने की ट्रिक्स ना मुझ पर। शौर्य बीच में टोकते हुए एक बेहद कातिलाना स्माइल के साथ बोला, अगर तुम्हें मुझे चूमने का इतना ही मन कर रहा है तारा, तो मैं तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी कर सकता हूँ। तारा का दिमाग जैसे शट डाउन हो गया, उसकी आंखें एकदम से बड़ी हो गई। क्या क्या बकवास कर रहे हो तुम? मुझे और तुम्हें, वो भी किस? तारा आगे कुछ बोल पाती क्योंकि उसकी नजरें अनजाने में शौर्य के होठों पर चली गई। शौर्य के होठ बिल्कुल प्राकृतिक रूप से हल्के गुलाबी थे, जो उसके उस डार्क और खौफनाक चेहरे के बिल्कुल विपरीत एक अजीब सा आकर्षण पैदा कर रहे थे। तारा जो दुनिया भर की बातें एक सांस जाती थी, वो उन होठों को देखकर जैसे अपने ही शब्दों में उलझ गई। मैं मेरा मेरा ऐसा कोई मन नहीं है, तुम खुद ही। तारा हड़बड़ा रही थी, उसकी उंगलियां अपनी गाउन को कसकर मुट्ठी में भींच रही थी, उसकी सांसें भारी हो गई थी। शौर्य ने उसकी हड़बड़ाहट और उसकी आंखों में छिपी उस उलझन को बहुत ही अच्छे से पढ़ लिया था। वह एक माफिया था, उसे पता था कि अपने शिकार को पूरी तरह से निहत्था करना है, कैसे करना है। तारा अभी भी कुछ बोलने के लिए अपने होठ खोल ही रही थी कि शौर्य ने अपने बिना एक पल की देरी किए अपने हाथ से तारा के गर्दन के पीछे वाले हिस्से को बेहद मजबूती लेकिन नरमी से पकड़ा और अपने होठों उसके होठों पर रख दिए। तारा की आंखें मानो फटी की फटी रह गई। ये कोई फिल्मी या फिर मीठा सा किस नहीं था, ये बिल्कुल शौर्य की तरह ही डोमिनेटिंग हावी होने वाला गहरा और अचानक वाला किस्सा। तारा के दिमाग में जैसे हजारों शायरन एक साथ बजने लगे। उसने शौर्य के सीने पर अपने हाथ रखे, शायद उसे पीछे धकेलने के लिए, लेकिन शौर्य के उस कोट के नीचे मौजूद उसके मजबूत सीने की गर्माहट ने तारा के हाथों को वहीं रोक दिया। शौर्य के होठों का वो स्पर्श इतना हावी होने वाला था कि तारे का अंदर का सारा गुस्सा, सारी बकवास, सारी रिपोर्टर वाली चालाकियां पल भर में पिघल गई। कुछ ही सेकंड में तारा ने अनजाने में अपनी आंखें बंद कर ली और उसके हाथों ने शौर्य के कोट को कसकर मुट्ठी में जकड़ लिया। बर्फ और आग पहली बार इतने करीब आए थे और दोनों एक दूसरे में पूरी तरीके से घुल रहे थे। कुछ पलों बाद जब शौर्य पीछे हटा तो तारा की सांसें बहुत तेज चल रही थी। उसका चेहरा टमाटर की तरह लाल हो चुका था और वो लाल लिपस्टिक हल्की सी फैल गई थी। शौर्य अभी भी उसके चेहरे के बिल्कुल करीब था, उसकी उंगलियां अभी भी तारा की गर्दन पर थीं। शौर्य बेहद धीमी और मखमली आवाज में तारा के कानों के पास जाते हुए बोला, अब तुम्हारी बकवास कहाँ गई मिस रिपोर्टर?
क्या किसी बवंडर को शांत करने का इससे बेहतर तरीका है? तारा के पास पहली बार पूरी जिंदगी में कोई जवाब नहीं था। वो बस आंखें झपकाते हुए उस खामोश शैतान को देख रही थी जिसने अभी अभी सिर्फ एक झटके में उस बुलबुल ट्रेन की पटरी को उतार दिया था। पार्टी तो अभी शुरू भी नहीं हुई थी, लेकिन तारा की दुनिया में तो पहले ही धमाका हो चुका था। तारा का चेहरा गुस्से, शर्म और एक अजीब सी बौखलाहट में टमाटर की तरह लाल हो गया था। उसने झटके से शौर्य के कोट को छोड़ा और गुस्से में अपना हाथ पूरी ताकत से शौर्य के गाल की तरफ उठाया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? लेकिन शौर्य के रिफ्लेक्शंस उससे भी कहीं ज्यादा तेज थे। उसने हवा में ही तारा की कलाई को लोहे की तरह मजबूती से पकड़ लिया। शौर्य ने अपनी बर्फीली और ठंडी आंखों से उसे घूरते हुए एक एक शब्द चबाते हुए बोला, ये जुर्रत करने की गलती मत करना मिस्टर पोटर, वरना ये तुम्हें तुम्हारी सोच से भी ज्यादा महंगी पड़ेगी। तारा का गुस्सा उसकी इस धमकी को सुनकर और भी ज्यादा सातवें आसमान पर पहुंच गया। उसने बिना कुछ सोचे समझे अपनी दूसरी उठी हुई मुट्ठी से उस पर वार करना चाहा, लेकिन शौर्य सिर्फ नाम का माफिया नहीं था। उसकी फाइटिंग स्किल्स फुर्ती के आगे बड़े बड़े हथियारबंद लोग भी पानी भरते थे। पलक झपकते ही उसने तारा का दूसरा हाथ भी अपने हाथों से पकड़ लिया था। अब तारा पूरी तरीके से उसके कंट्रोल में थी। उसे एक झटके से कार से सटा दिया था। तारा के दोनों हाथ अब शौर्य की मजबूत पकड़ में कैद थे, लेकिन तारा हार मानने वालों में से नहीं थी। जब हाथों ने काम नहीं किया तो उसने वो किया जिसकी उम्मीद शौर्य को क्या किसी शैतान ने भी नहीं की होगी। तारा ने अचानक अपना सिर आगे किया और शौर्य के हाथ पर ठीक अंगूठी के नीचे वाले हिस्से पर अपने दांतों से पूरी ताकत से काट लिया। शौर्य की आंखें एक पल के लिए हैरानी से पूरी तरीके से खुल गई। वो एकदम शॉक्ड रह गया। ये कैसी पागल लड़की थी? तारा ने तब तक उसे नहीं छोड़ा जब तक कि शौर्य की स्किन से खून की एक लाल बूंद छलक कर बाहर नहीं आ गई। उसके बाद वो झटके से पीछे उठी। उसकी सांसें थोकने की तरह चल रही थी और छाती तेजी से ऊपर नीचे हो रही थी। उसका वो उबलता हुआ गुस्सा अब भी उसकी आंखों में था, लेकिन जैसे ही उसने शौर्य के हाथ से टपकते खून को देखा, उसकी बौखलाहट थोड़ी सी शांत होने लगी थी। एक अजीब सा सन्नाटा दोनों के बीच छा गया। शौर्य अपनी जगह पर एकदम भुत बनकर खड़ा रह गया। उसने उसे छोड़ दिया और अपने हाथ को धीरे से ऊपर उठाया और उस गहरे दांतों के निशान को देखने लगा जहां से खून की एक पतली सी धार निकल रही थी। उसके चेहरे पर दर्द, गुस्से या झुंझलाहट का कोई भी एक्सप्रेशन नहीं था। चेहरा एकदम कोरा, जैसे पत्थर का बना हो। ऐसा नहीं था कि वो खुद को बचा नहीं सकता था। अगर वो चाहता तो जिस पल तारा ने दांत कढ़ाए थे, वो एक झटके से उसे दूर फेंक सकता था। वो इस वक्त इसी सेकंड अपनी जेब से गन निकालकर इस लड़की का खेल यहीं पर हमेशा के लिए खत्म कर सकता था। उसके लिए किसी को मारना या सजा देना चुटकी बजाने जितना आसान था। लेकिन अजीब बात तो यही थी, शौर्य का दिमाग उसे चीख चीख कर कह रहा था कि इस बगावत की सजा सिर्फ मौत होनी चाहिए, लेकिन पता नहीं क्यों उसका दिल या शायद उसके अंदर का वो सुन पड़ चुका हो इंसान आज कुछ भी करने को तैयार नहीं था। उसे इस पागल, खूंखार और जिद्दी लड़की को नुकसान पहुंचाने का आज बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। तारा ने हाँफते हुए अपनी लाल आंखों से उसे घूरते हुए कहा, तुमने मुझे मजबूर किया है। मुझे लगा था कि मैं किसी खड़ूस इंसान से डील कर रही हूँ, लेकिन तुम तो एक नंबर के साइको हो। तुम हर चीज को कंट्रोल नहीं कर सकते शौर्य, कम से कम मुझे तो बिल्कुल भी नहीं। शौर्य ने अपने हाथ से रिसते हुए खून की बूंद को अपनी अंगूठी से बहुत ही आराम से पोंछा। उसने अपनी डार्क, इंटेंस आंखों से तारा को देखा और बिना अपनी आवाज को जरा भी तेज किए बेहद शांत और गहरी आवाज में बोला, तुम पागल हो। मेरी दुनिया में खून बहाने वाले को सिर्फ मौत से ही जवाब मिलता है, लेकिन तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है कि आज मेरा खून देखने के बाद भी पता नहीं क्यों मेरा मन तुम्हारा खून बहाने का नहीं कर रहा है। पर याद रखना, एक माफिया का सब्र का इम्तिहान इस तरह बार बार नहीं लिया जाता। लेकिन उसकी बात से तारा को कोई फर्क नहीं पड़ा। वह दरवाजे की तरफ एकदम सट कर बैठ गई।
तारा ने अपनी लाल गाउन को ठीक करते हुए आंखों में अंगारे भरकर फुफकारते हुए कहा, तुम खुद को बहुत बड़ा खिलाड़ी समझते हो ना? ये जो तुमने अभी मेरे साथ किया, ये सिर्फ तुम्हारी बौखलाहट है, क्योंकि तुम मुझे अपनी धमकियों से डरा नहीं पाए। तुम्हें लगता है कि एक जबरदस्ती की किस करके तुम मेरा दिमाग भटका दोगे और मैं तुम्हारी उन डरी सहमी लड़कियों की तरह पिघल जाऊंगी। तो कान खोलकर सुन लो मिस्टर खामोश शैतान, मैं वो आग हूँ जो तुम्हारे इस काले साम्राज्य को जलाकर राख कर देगी। मैं यहाँ अपना काम करने आई हूँ और तुम्हारा ये जो घमंड है ना, वो मैं आज रात ही तोड़ कर रहूंगी। शौर्य ने तारा के चेहरे को पास बिखरी हुई हल्की सी लाल लिपस्टिक को देखकर अपनी शिकार निकाली। उसके चेहरे पर कोई भी गिल्ट या फिर घबराहट नहीं थी, बल्कि उसका वो डरावना कॉन्फिडेंस अब और भी ज्यादा हावी हो रहा था। शौर्य ने बहुत ही आराम से अपनी सिगरेट को सुलगाते हुए वही कातिलाना और ठंडी मुस्कान के साथ कहा, घमंड तो तुम्हारा टूट चुका है मिस्टर पोर्टर। जो जुबान बुलेट ट्रेन की तरह चलती थी, वो पूरे 2 मिनट तक एकदम खामोश थी। मेरे लिए तुम्हें तुम्हारी औकात याद दिलाने के लिए इतना ही काफी है। रही बात आग की, तो मुझे आग से खेलने का बहुत पुराना शौक है। और हाँ, अंदर पार्टी में अपना वो बचकाना जासूसी का कीड़ा थोड़ा शांत ही रखना। ये ऋषभ कपूर का इलाका है। वहाँ मेरे अलावा और भी शिकारी हैं जो बातों से नहीं, सीधे गोलियों से जवाब देते हैं। अगर वहाँ किसी गहरी मुसीबत में फंसी तो मेरी तरफ उम्मीद से मत देखना। तारा ने दांत पीसते हुए खिड़की के बाहर मुंह फेर लिया। वह जानती थी कि शौर्य के साथ बहस करने का मतलब दीवार पर सिर मारना है। गाड़ी शहर के बाहरी इलाकों में स्थित ऋषभ कपूर के बेहद आलीशान फार्म हाउस के सामने रुकी। वहां महंगी से महंगी गाड़ियों की लाइन लगी थी। बड़े बड़े राजनेता, करप्ट बिल्डर्स और शहर के जाने माने लोग वहां मौजूद थे। जैसे ही शौर्य और तारा ने पार्टी हॉल में कदम रखा, उसकी नजरें उन पर ठहर गई। शौर्य का खौफ, तारा का वो जानलेवा लाल रंग, दोनों मिलकर एक बहुत ही खतरनाक जोड़ी लग रहे थे। ऋषभ कपूर, जो एक बहुत ही चिकना, चालाक और घमंडी दिखने वाला बिजनेसमैन था, तुरंत अपना ड्रिंक्स छोड़कर उनके पास आया। ऋषभ कपूर ने अपने हाथ रगड़ते हुए एक बहुत ही बनावटी चिपचिपी सी मुस्कान के साथ कहा, अरे शौर्य भाई, आज तो मेरी इस छोटी सी महफिल में चार चांद लग गए। मुझे सच में उम्मीद नहीं थी कि आप अपना इतना कीमती वक्त निकाल कर आएंगे। और ये लाल हुस्न की परी कौन है? आपके साथ तो आज तक कभी किसी ने किसी लड़की को नहीं देखा, वो भी इतनी खूबसूरत। शौर्य ने ऋषभ का हाथ बहुत ही ठंडे और रूखे तरीके से मिलाया। शौर्य ने ऋषभ की तरफ एक बहुत ही शर्त और भेदने वाली नजर डालते हुए कहा, मेरे साथ कौन है ये जानने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है ऋषभ। बस इतना समझ लो कि ये मेरे खास मेहमान हैं और इन्हें फालतू लोगों की बकवास सुनना या फिर किसी के हद से ज़्यादा करीब आना बिल्कुल पसंद नहीं है। तो अपनी ये मेहमान नवाजी अपने बाकी के नेताओं के बीच बचा कर रखो। तारा को लगा कि यही सही मौका है अपने रिपोर्टर वाले दिमाग का इस्तेमाल करने का। उसे वैसे भी ऋषभ का भरोसा जीतना था, ताकि वह उसके घर में घुसपैठ कर सके। तारा ने तुरंत अपने चेहरे पर एक बहुत ही मीठी लेकिन कातिलाना मुस्कान लाते हुए ऋषभ की तरफ देखते हुए कहा, अरे नहीं ऋषभ जी, आप इनकी बातों पर ध्यान मत दीजिए। ये तो हमेशा ऐसे ही गुस्से में रहते हैं। मैंने आपके चैरिटी वालों के कामों के बारे में बहुत सुना है। आप समाज की भलाई के लिए कितने अस्पताल बना रहे हैं, ये तो पूरा शहर जानता है। मुझे तो बस आपके इस शानदार फार्म हाउस को अंदर से देखने की बहुत उत्सुकता थी। मैंने सुना है कि आपकी पुरानी कलाकृतियाँ और महंगी पेंटिंग्स का कलेक्शन लाजवाब है। ऋषभ कपूर तारा की उन मीठी बातों और उसकी खूबसूरती के जाल में पूरी तरीके से फंस चुका था। उसका सीना गर्व से चढ़ा हो गया था। ऋषभ ने बड़ी ही शान से दिखाते हुए शौर्य को चिढ़ाने वाले अंदाज में बोला, अरे आपने तो मेरे दिल की बात कह दी। ये शहर वाले मेरे अच्छे कामों की कदर ही कहाँ करते हैं। आप शौक से मेरा पूरा घर घूमिए। मेरा पर्सनल ऑफिस और आर्ट रूम ऊपर वाली मंजिल पर है। वहाँ की पेंटिंग्स देखकर तो आप सच में दीवानी हो जाएंगी। अगर आप चाहें तो मैं खुद जाकर। शौर्य ने ऋषभ की बात को बीच में ही काट दिया। उसकी आवाज़ इतनी खतरनाक थी कि आसपास खड़े दो चार लोगों के हाथ से शराब छलक गई। शौर्य ने अपनी आंखें एकदम सिकोड़ते हुए एक एक शब्द पर जोर देते हुए कहा, ऋषभ,
अगर तुमने अपनी हद पार करने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी वो दीवानगी और तुम्हारा ये पूरा फार्म हाउस इसी वक्त राख में मिला दूंगा। तुम्हारी डील के बारे में बात करने आई हूँ, तो उसी पर ध्यान दो। ऋषभ घबरा गया और तुरंत सौरभ को लेकर दूसरी तरफ बनी वीआईपी मेज की ओर चला गया, लेकिन चलते हुए ऋषभ कपूर अभी भी शौर्य की उस खौफनाक धमकी से उबरा नहीं पाया था कि तभी उसकी नजर अचानक शौर्य के दाहिने हाथ पर गई। वहां अंगूठे के ठीक नीचे एक बहुत ही गहरा लाल निशान था, जहां से खून की हल्की सी धार जो सूख चुकी थी, लेकिन दांतों के निशान एकदम साफ दिख रहे थे। ऋषभ ने अपनी आंखें से फाड़ते हुए थोड़ी सी हैरानी से पूछा, अरे शौर्य भाई, आपके हाथ पर ये निशान कैसा? खून निकल रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे किसी जंगली जानवर ने काट लिया हो। क्या मैं फर्स्ट एड बॉक्स मंगवाऊं? आसपास खड़े कुछ विदेशी क्लाइंट ने भी हैरानी से शौर्य के हाथ की तरफ देखा। तारा का दिल एक सेकंड के लिए धक से रह गया। वो वहीं पास खड़ी थी और उसे लगा कि अब ये कलरोज इंसान सबके सामने पक्का कोई तमाशा करेगा, लेकिन शौर्य ने अपना वो कटा हुआ हाथ बहुत थोड़ा सा ऊपर उठाया, उस निशान को बहुत ही आराम से देखा और फिर अपनी वो शर्त और तिरछी नजरें सीधा तारा की आंखों में गड़ा दी। शौर्य ने एक बेहद कातिलाना और मजे लेने वाली स्माइल के साथ बिल्कुल रिलैक्स लहजे में बोला, कुछ नहीं, बस मेरी एक पालतू पप्पी ने काट लिया था। अभी नई नई है, थोड़ी जंगली और सिरफरी है, तमीज सीख रही है। जैसे ही पालतू पप्पी शब्द तारा के कानों में पड़ा, उसका मुंह खुला का खुला रह गया। उसकी आंखें गुस्से से एकदम बड़ी हो गईं। वो आदमी उसे उसके सबके सामने कुत्ता बोल रहा था। तारा ने शौर्य को ऐसी कातिलाना नजरों से घूरा जैसे वो अभी अपनी आंखों से ही उसका मर्डर कर देगी। तारा ने मन ही मन दांत पीसते हुए अपने उसे गालियां देते हुए सोचा, पालतू पप्पी, मैं इसे पप्पी लग रही हूँ? इस कमीने सड़े हुए सस्ते वैम्पायर की तो मैं एक बार मेरा काम हो जाए फिर बताऊंगी कि ये पप्पी किसे शेरनी बनकर इसे फाड़ खाती है। तारा गुस्से से उबल रही थी, लेकिन शौर्य को उसकी ये हालत देखकर अंदर ही अंदर बहुत मजा आ रहा था। उसका वो पत्थर जैसा चेहरा बाहर से एकदम शांत था, लेकिन उसकी आंखों में तारा को चिढ़ाने वाला एक अजीब सा सुकून था। उसी वक्त विदेशी क्लाइंट ने हथियारों की डील लेकर शौर्य से कुछ सवाल पूछने शुरू कर दिए। तारा ने देखा कि शौर्य ऋषभ और उन विदेशी ग्राहकों के साथ बातों में पूरी तरीके से उलझ गया। ये मौका बिल्कुल सही था। तारा ने मन ही मन एक बहुत ही विजय और शैतानी मुस्कान के साथ खुद से कहा, बेटा ऋषभ, मुझे तेरी फालतू की पेंटिंग्स नहीं, तेरा वो लैपटॉप चाहिए जो तेरे उस पर्सनल ऑफिस में रखा है। आज रात तेरा साला काला चिट्टा मैं ही दुनिया के सामने लाऊंगी, और इस खड़ूस सौरे को तो मैं दिखा दूंगी कि मैं क्या चीज हूँ और किसकी पालतू हूँ। उसने बड़ी चालाकी से वेटर की ट्रे से एक जूस का गिलास उठाया और भीड़ का फायदा उठाते हुए धीरे धीरे सीढ़ियों की तरफ खिसकने लगी। सीढ़ियों के पास दो भारी भरकम कार्स खड़े थे। तारा ने बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ अपने फोन पर बात करने का नाटक किया और गार्ड्स को इग्नोर करते हुए सीधे ऊपर की तरफ चली गई। गार्ड्स ने उसे शौर्य के साथ आते देखा, इसलिए किसी को हिम्मत नहीं हुई कि उसे रोक सके। ऊपर का गलियारा एकदम सुनसान और अंधेरा था। तारा धीरे धीरे ऋषभ कपूर के उस पर्सनल ऑफिस की तरफ बढ़ने लगी, लेकिन उसे इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि नीचे खड़ा वो खामोश शैतान बिना मुड़े भी अपनी तिरछी नजरों से तारा की हर एक हरकत पर नजर रखे हुए था। सौर्य को पता था कि बवंडर कोई न कोई तबाही जरूर मचाने वाला है और आज रात खेल बहुत खतरनाक होने वाला था। तारा दबे पांव ऋषभ के उस आलीशान और अंधेरे ऑफिस में दाखिल हुई। कमरे में एक बहुत ही बड़ी कांच की खिड़की थी, जिससे बाहर के स्विमिंग पूल की नीली रोशनी अंदर आ रही थी। दीवारों पर सच में महंगी पेंटिंग्स लगी थी, लेकिन तारा का फोकस सिर्फ और सिर्फ उस महोगनी की टेबल पर रखे सिंपल के रंग के लैपटॉप पर था। उसने जल्दी से लैपटॉप अंदर सटाया और लैपटॉप खोला। स्क्रीन पर पासवर्ड का लॉक बना रहा था। तारा ने अपनी गाउन के एक छोटे से छिपे हुए पॉकेट से एक स्लीक सी ब्लैक पेन ड्राइव निकाली। ये कोई आम पेन ड्राइव नहीं थी, बल्कि उसके न्यूज चैनल के आईटी डिपार्टमेंट का बना हुआ एक खास डिस्क क्रिएटर था, जो किसी भी नॉर्मल पासवर्ड को क्रैक कर सकता था। उसने पेन ड्राइव निकल लगाई और स्क्रीन पर कोडिंग चलने लगी। प्रोग्रेस 10%, 30। तारा की धड़कनें बहुत तेज चल रही थी। जल्दी हो जा भाई, अगर किसी ने पकड़ लिया तो ऋषभ कपूर मेरा सच में मर्डर करवा देगा। प्रोग्रेस 40, 50। तभी बाहर गलियारे में भारी जूतों की आवाज होती। कोई सीढ़ियां चढ़कर सीधा इसी कमरे की तरफ आ रहा था। तारा के पसीने छूटने लगे।
उसने स्क्रीन की तरफ देखा। दरवाजे का हैंडल धीरे धीरे घूमने लगा। तारा का दिल गले में आ गया। 100% कॉपीड। उसने झटके से पेन ड्राइव निकाली, लेकिन अब भागने का कोई रास्ता नहीं था। दरवाजा खुल रहा था। तारा ने घबरा कर पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन तभी अंधेरे में से एक बहुत ही मजबूत हाथ बाहर आया और उसने तारा की कमर को जकड़कर उसे एक झटके से पीछे की तरफ खींच दिया। तारा की लगभग चीख निकलने ही वाली थी कि उसी हाथ ने उसके मुंह को कसकर दबा दिया। उसे एक भारी, ठंडे, बहुत ही जाने पहचाने परफ्यूम की महक आई। महंगे सिगार और डार्क कॉलोन की वो महक। शौर्य शौर्य ने तारा को खींचकर खिड़की के पास लगे उन भारी और घने मखमली पर्दों के पीछे छिपा लिया था। पर्दे इतने बड़े थे कि बाहर से किसी को भी अंदर खड़े लोगों का जरा भी अंदाजा नहीं हो सकता था। कमरे की लाइट ऑन हुई। ऋषभ कपूर का चीफ सिक्योरिटी गार्ड अंदर गया आया था। उसने अपनी टॉर्च से पूरे कमरे में रोशनी घुमाई। लैपटॉप टेबल पर पैसे ही रखा था। शौर्य ने तारा को खींचते वक्त चालाकी से लैपटॉप बंद कर दिया था। गार्ड ने चारों तरफ देखा और फिर लाइट बंद करके दरवाजा लॉक करते हुए बाहर चला गया। गार्ड ने जाते ही तारा ने झटके से शौर्य का हाथ अपने मुंह से हटाया और लंबी सांस ली। दोनों अभी भी उन भारी पर्दों के पीछे एकदम अंधेरे में एक दूसरे के बेहद करीब खड़े थे। जगह इतनी कम थी कि तारा की पीठ दीवार से लगी थी और शौर्य का चौड़ा सीना लगभग उससे टकरा रहा था। तारा ने हड़बड़ाते हुए बहुत ही धीमी, फुसफुसाती हुई आवाज में कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और तुम्हें हर बार मुझे ऐसे भूत की तरह डराने में क्या मजा आता है, हाँ? शौर्य ने अपना एक हाथ तारा के सिर के पास दीवार पर टिका दिया और अपनी वो डरावनी लेकिन बेहद कातिलाना स्माइल के साथ बोला, मैं तो बस अपनी पालतू पप्पी को उन शिकारियों से बचा रहा था जो उसे एक सेकंड पहले कच्चा चबा जाने वाले थे। वैसे तुम्हें क्या लगा मिस्टर पोटर? तुम नीचे से गायब होगी और मुझे पता भी नहीं चलेगा। पालतू पपी सुनते ही तारा का खून फिर से खौल गया। खतरे का सारा डर हवा में हो गया और उसका ईगो फिर से हावी हो गया। तारा ने अंधेरे में ही उसे अपनी खूंखार नजरों से घूरते हुए कहा, ये पालतू पप्पी वाली बकवास बंद करो शौर्य। मैं कोई तुम्हारी पालतू फालतू नहीं हूँ, ठीक है? और वो मुझे तुम्हारी मदद की कोई ज़रूरत नहीं थी। मेरा काम हो गया है। मैंने ऋषभ कपूर का सारा डाटा निकाल दिया है। अब हटो मेरे सामने से। मुझे जाने दो। तारा ने उसे धक्का देकर वहां से निकलने की कोशिश की, लेकिन शौर्य ने अपनी जगह से एक इंच भी नहीं हिला। वो एक लोहे की दीवार की तरह उसके सामने खड़ा था। शौर्य ने बहुत ही शांत लेकिन चुभने वाली लहजे में बोला, मदद? तुम इसे मदद समझ रही हो? तुम एक नंबर की बेवकूफ़ हो तारा। तुम्हें लगता है कि तुमने जो पेन ड्राइव लगाई है उससे ऋषभ का डाटा हैक हो गया? तारा ने आंखें सिकोड़ते हुए कहा, हाँ बिल्कुल हो गया। मैंने खुद देखा है। 100% कॉपीड हुआ है। शौर्य ने अचानक अपने कोट की जेब से हाथ डाला और अपनी उंगलियों के बीच से एक छोटी सी सिल्वर डिवाइस निकाली जो बिल्कुल उस पेन ड्राइव जैसी लग रही थी, लेकिन तारा वाली पेन ड्राइव ब्लैक कलर की थी। शौर्य ने बहुत ही ठंडे दिमाग से बोला, ये ऋषभ का लैपटॉप है, कोई साइबर कैफे का कंप्यूटर नहीं। जैसे ही तुमने अपनी वो सस्ती पेन ड्राइव लगाई उसके फायरवॉल ने तुम्हें ब्लॉक कर दिया था। जो डाटा कॉपी हुआ है वो सिर्फ उसका म्यूजिक और कुछ फेक फाइल्स हैं। असली माल इसमें है जिसे मैंने तुम्हारे आने से 5 मिनट पहले ही अपने तरीके से निकाल लिया था। तारा का मुंह खुला का खुला रह गया। क्या क्या मतलब है? तुम मुझसे पहले यहाँ आ चुके थे? शौर्य थोड़ा और करीब आ गया। अंधेरे में उसकी आंखें एकदम चमक रही थी। उसने वो सिल्वर डिवाइस तारा के चेहरे के पास हवा में लहराते हुए कहा, अंडरवर्ल्ड की दुनिया में एक रिपोर्टर की स्पीड और एक माफिया के दिमाग में बहुत बड़ा फर्क होता है। तुम सिर्फ खबरें ढूंढती हो और मैं खबरें बनाता हूँ। तारा अपनी हार बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। उसने झटके से शौर्य के वो हाथ से वो डिवाइस छीनने की कोशिश की, लेकिन शौर्य ने रिफ्लेक्सेस कमाल के थे। उसने तुरंत अपना हाथ ऊपर कर लिया। तारा ने चिढ़ते हुए लगभग अपने पंजों पर खड़ी होते हुए कहा, ये मुझे दो। ये मेरा प्रोजेक्ट है। तुम मेरी मेहनत पर पानी नहीं फेर सकते। लाओ इसे इधर। तारा उसे छीनने के चक्कर में अपना बैलेंस खो बैठी और सीधे शौर्य के सीने पर जा टकराई। उसका हाथ शौर्य के कोट के
कॉलर पर था। शौर्य ने तुरंत उसे गिरने से बचाने के लिए उसकी कमर को मजबूती से पकड़ लिया। एक बार फिर से दोनों एकदम शांत और बहुत करीब थे। तारा की सांसें तेज चल रही थी और शौर्य की नजरें उसके चेहरे पर टिक सी गई थी। शौर्य ने अपनी आवाज को एकदम धीमा और खतरनाक बनाते हुए कहा, तुमने आज ही मुझे दांतों से काटा है। आगे के बात के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एंड 2 दिन गैप के लिए आई एम रियली सॉरी, घर में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी। सो लेट्स बिगिन। कल फिर दूसरा पार्ट आ जाएगा। थैंक यू।